Good morning everyone. This is Amit Singh Shekhawat from Bharatiya Institute of Engineering and Technology. Today we will discuss about array. First of all, we should know about what is array. In previous semester we have read about this. So, but for our new subject data structure algorithm, we also read this topic because one unit is completely dependent on array and other units also. So, first of all, I want to tell you that what is array. So, array is a collection of similar data type elements, or you can say homogeneous elements. So this is the definition of array. Now, so first we should know about what is the need of array. हमें array की जरूरत कहाँ पड़ी? कई प्रोग्राम्स में हमें जरूरत पड़ती है कि हमें बहुत ही सारे सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट्स का हमें कलेक्शन चाहिए. फॉर एग्जांपल, if we have to add 100 elements, 100 integer elements, हमें यदि 100 इंटीजर एलिमेंट्स का सम करना होगा तो हम क्या करेंगे? हमारे पास यहाँ पर दो चॉइस है. फर्स्ट चॉइस इज कि हम 100 डिफरेंट वेरिएबल्स लें, ए बी सी डी ई एफ, एनी यू कैन नेम वेरिएबल एनी नेम, बट this is very complicated because 100 variable names are very difficult or very lengthy process to define. जब भी हमें ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स की सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स की नीड होगी तब हम वहाँ पर एरे का यूज करेंगे. तो एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट्स और वी कैन से होमोजीनियस एलिमेंट्स. यदि हमें 100 इंटीजर एलिमेंट्स का हमें सम करना होगा तो फर्स्ट चॉइस हमारे पास ये है कि ए बी सी डी अप टू 100 एलिमेंट्स, 100 डिफरेंट वेरिएबल्स को हमें डिफरेंट नाम देना पड़ेगा. और दूसरी चॉइस हमारे पास ये है कि हम उसका एक एरे बना लें और उसकी जो साइज है वो हम यहाँ पर मेंशन कर दें. आपका एरे जरूरी नहीं है कि इंटीजर टाइप का ही हो. हमारा एरे एक कैरेक्टर एरे भी हो सकता है. हमारा जो एरे है वो एक फ्लोट वेरिएबल भी हो सकता है. लेकिन एज पर द डेफिनेशन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट्स. या तो सारे इंटीजर होंगे या सारे कैरेक्टर्स होंगे या सारे फ्लोट्स होंगे. जब भी हम किसी भी एरे को डिक्लेयर करते हैं तो उसको एक मेमोरी स्पेस अलोकेट हो जाता है. सपोज हमारा इंटीजर 2 बाइट का है, इंटीजर को स्टोर होने के लिए 2 बाइट्स रिक्वायर्ड होते हैं. तो 100 इंटीजर एलिमेंट्स को स्टोर होने के लिए हमें 100 इंटू 200 बाइट्स रिक्वायर्ड होगी. सपोज हमें कैरेक्टर एरे लेना है तो एक कैरेक्टर को स्टोर होने के लिए 1 बाइट स्टोरेज की नीड होती है. तो यदि हम कैरेक्टर एरे बनाएंगे तो हमें एक 100 बाइट्स की मेमोरी अलोकेट हो जाएगी. और यदि हमें फ्लोट एरे बनाना हो तो यहाँ पर एक फ्लोट एरे होता है हमारा 4 बाइट्स का. सो एक फ्लोट वेरिएबल को स्टोर होने के लिए 4 बाइट या 4 बाइट्स की हमें जरूरत होती है. तो 100 फ्लोट वेरिएबल्स को स्टोर होने के लिए हमारे पास 400 बाइट्स की मेमोरी अलोकेट हो जाएगी. लेकिन एक चीज़ हमें इसमें ध्यान रखनी है कि यदि हमने यहाँ पर इंट ए 100 लिखा तो एक 100 मेमोरी स्पेस का एक एरे बन जाएगा और 0 1 2 अप टू 99, 0 to 99. इन
सभी बॉक्सेस में इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंटीजर एरे तो 100 जो भी सारे एलिमेंट्स होंगे 100 वो सारे के सारे क्या होंगे इंटीजर। यहाँ भी क्या आएगा इंटीजर इंटीजर। तो every value must be integer in case of integer array. In case of character array every value must be a character, or you can say if you are talking about float array then every value must be float. ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ इंटीजर आ जाए यहाँ फ्लोट आ जाए यहाँ कैरेक्टर आ जाए। सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे वो सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स होंगे। इसमें किसी भी टाइप का कोई मिक्सचर नहीं होगा कि ये इंटीजर आ गया ये फ्लोट आ गया। या तो सारे के सारे इंटीजर होंगे यदि हमने ये डिक्लेयर किया है तो, यदि हमने कैरेक्टर ले लिया है तो सारे के सारे कैरेक्टर्स होंगे, और यदि फ्लोट लिया है तो सारे के सारे फ्लोट्स होंगे। उनका मिक्सचर नहीं हो सकता क्योंकि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। और हमने सेकेंड सेमेस्टर में जो पीपीएस में टॉपिक पढ़ा था स्ट्रक्चर में ऐसा होता है कि एक इंटीजर हो सकता है, दूसरा कैरेक्टर हो सकता है, तीसरा फ्लोट हो सकता है, चौथा कैरेक्टर हो सकता है। क्योंकि स्ट्रक्चर कलेक्शन होता है हेट्रोजीनियस एलिमेंट। हेट्रोजीनियस डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। यदि हम एरे की बात करेंगे तो सारे के सारे ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। इज इट ओके? नाउ I think it is clear about array. What is array? Now every integer is assigned 2 bytes in integer array. So 200 bytes will be allocated to this array, 100 bytes will be allocated to this array because every character must contain 1 byte memory location. And in case of float, every float is of 4 bytes, so 400 bytes must be allocated to this array. Now how to insert elements in array? हमने ये तो बता दिया आपको कि सभी सारे के सारे क्या होंगे इंटीजर होंगे, सारे के सारे क्या होंगे फ्लोट होंगे, सारे के सारे क्या होंगे कैरेक्टर्स होंगे। तो अब इनमें वैल्यूज हम कैसे इंसर्ट करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एरे लेना पड़ेगा। एक प्रोग्राम करता हूँ, उस प्रोग्राम की हेल्प से अपन ये देखने की कोशिश करेंगे कि किसी भी एरे में वैल्यू इंसर्ट कैसे होती है, उसमें उनको हम एक्सेस कैसे करते हैं। तो एक प्रोग्राम छोटा सा लिखते हैं, उसमें सारे के सारे जो वैल्यूज हैं उसको अपन इसमें इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आएगा, यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आएगा, अप टू लास्ट इंडेक्स। दिस इज कॉल्ड इंडेक्स। दिस इज द 0 इंडेक्स, दिस इज 1 index, this is 2 index, 3 up to 99. 100 indexes are there. So, right, we will discuss a program. Write a program to calculate. So, write a program to insert 100 elements in array. Write a program to insert 10 elements in array and also print them. हमें 10 एलिमेंट का एक एरे लेना है, उसमें 10 वैल्यूज या 10 वैल्यूज हमें इंसर्ट करनी है और उसके बाद हमें उनको उसी सीक्वेंस में प्रिंट कराना है। तो we will start our program void main. We have to insert 10 elements, so we will take an array of 10 elements. I is for running a loop because we will insert all elements or we will print all elements by the help of loop. And for loop we need one variable, that is our I. Now printf enter 10 elements, scanf %d enter 10 elements. Now for loop from
0 to 9 less than 10, you can say it 9. Now for insert value we will use scanf. Whenever we declare this is an array of 10 elements, something like this. This is our array A, and this is our A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 and A9. So now we have to insert 10 elements. तो हमने 1 से 10 तक ये लूप हमने यहाँ पे रन किया. रन कराने के बाद जैसे I की वैल्यू 0 होगी, 0 is less than 10, condition is true. Now scanf. Scanf is m%ai. What is the value of I? Value of I is 0. तो फर्स्ट एलिमेंट जो हम इंसर्ट करेंगे वो कहाँ इंसर्ट हो जाएगा? एट द इंडेक्स A0. सपोज वी हैव इंसर्टेड 3. अगेन I becomes 1. I will be updated by 1 because of this I plus plus. Now again it will check condition. 1 is less than 10. Yes, it's true. Again we have to insert another elements, that is our A1. When we give some value to this scanf, it will assign to A1. Suppose we have inserted 6. Then again I becomes to scanf A2. Next value we will give will be assigned to A2. Suppose this is 5. Again next value will be assigned to 3, 4. Times this loop will run and we have to insert 10 elements. So by the help of this scanf and this loop. So we have inserted these elements in array. These elements are stored in array A. 3 is the place of A0, A1 is 6, A2 is 5, A3 is 2. Now suppose now our next task is to print all the elements from A0 to A9. For that we will use printf inserted elements. Now again we will run the loop because we have to traverse from here to here. Again this loop will start from 0 to less than 10. That is our 9. Now this time we have to print all the elements, not to read the element. If you want to insert some element, we will use scanf, and if you want to print all the elements, then we will use printf. Now we will use printf what? AI. EXEH. Now insert elements. This loop will start from 0. 0 is less than 10. Yes. Printf AI. AI is what? I is 0. So it will print A0. A0 is our 3. So 3 will be printed. Again I becomes 1. 1 is less than 10. It will print now A1. A1 is what? 6. Again I becomes 2. 2 is less than 10. Printf A2. A2 is what? 5. Then I becomes 3. It will print A3. A3 is our 2. Again A4. A4 is our 3. A5. A6. A7. A8. A9. When it becomes 10, when I becomes 10, 10 is less than 10,
condition is false, loop will be terminated and program will end because of this get ch. So this is the basic things about array. What is array? How to insert elements in array? How to print all the elements of array. So this is a very basic program for array. This is the first way by which we can initialize the array. Here we are initializing array. Now, if we extend this program, if I will say to you that write a program to insert 10 elements in array and find sum of all elements. So insert 10 elements, this portion will remain same. Now we have to add all the elements present in array. For that we will require one variable, that is sum. The initial value of sum will be 0 because we will start adding elements from 0 every time. Now don't need to print all the elements. What we need? We need to add all the elements. So no need to write this. Now sum equals to sum plus ai. We have inserted all the elements. Now we have to add each elements. All the elements of array starting from 0. Since our I is 0, I is less than 10. 0 is less than 10, our condition becomes true. Now sum equals to sum plus a0. What is the initial value of sum? Initial value of sum is 0. And what is the value of I? Value of I is 0. Initial value of I is 0. Now value of sum is 0. A of 0. I is 0. So a of 0 is 3. Now our sum becomes 3. Next time I becomes 1. I becomes 1. Last value of sum is 3. 3 and I becomes 1. So A1 is what? 6. Now 3 plus 6 is 9. So now updated value of sum is 9. Again I becomes 2. 2 is less than 10. 2 is less than 10 is, it will come inside the loop. Last value of sum is what? 9. Last value of sum is 9 and I is 2. I is 2. So A of 2 is 5. 9 plus 5 is 14. So updated value of sum is 14. Again I becomes 3 and the last value of sum is 14. 14 plus A3. What is the value of A3? 2. 14 plus 2 is what? 16. Again I becomes 4. 16. Last value of sum is 16 and I becomes 4. A of 4. What is A of 4? 3. 16 plus 3 is what? 19. Again I becomes 5. 5 is less than 10. Okay. Updated value of sum is 19 and A5. A5. A5 is what? 9. 19 plus 9. What? 28. So updated value of sum is 28 now. I become 6. A6. A6 is what? 10. A6 is 10 and the last value of sum is 28. And 28 plus 10 is 38. Now the last value of sum is 38. Now I become 7. 7 is less than 10. Condition is true. Now last value, updated value of sum is what? 38.
plus A7. A7 is what? 11. So 31 plus 11 is what? 49. Again I becomes 8. I becomes 8. So A8 is what? A8 is what? Minus 1. And final value of sum is 49 plus minus 1, that is our 48. Again I becomes 9. What is the value of A9? A9 is what? Minus 2. So minus 2. This is our 48. 48 minus 2 is 46. Now I becomes 10. 10 is less than 10. Our condition is false. This time our control will not enter in this body of loop. Now what is the final value of sum is 46, which is required by us. Now we have to print value of sum. For print anything we should use printf what? Value of sum. So it will print sum is 46. So this is a very basic program for this array. Now we have a problem. What? Sometimes it is written somewhere that the integer contains 2 bytes. Sometimes some book says integer contains 4 bytes. Integer is of 2 bytes or 4 bytes depending on the compiler. Some compiler consider it as of 4 bytes and some of 2 bytes. So this is a very confusing thing, that integer is of 2 bytes or 4 bytes. So for that we should know what type of compiler we are using. So this is all about